हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंखुड़ी साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइकोलॉजी सीरीज़ का पहला वीडियो। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों एवं सहपाठियों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा विषय है विकासात्मक मनोविज्ञान। उसमें फर्स्ट चैप्टर विकास एवं वृद्धि। विकास एवं वृद्धि के अंतर्गत हम लोग ये टॉपिक्स कवर करेंगे। विकासात्मक मनोविज्ञान का स्वरूप, विकास का अर्थ एवं तात्पर्य, विकासात्मक मनोविज्ञान का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, विकासात्मक मनोविज्ञान का क्षेत्र, विकास में होने वाले परिवर्तन, विकास के सामान्य सिद्धांत, विकास की गति, वृद्धि का अर्थ एवं विकास एवं वृद्धि में अंतर। ये हम टॉपिक इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान का स्वरूप। इसमें स्वरूप क्या है, विकासात्मक मनोविज्ञान का स्वरूप कहाँ है, क्या है आखिर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्यक्ति के जीवन काल में क्रमिक रूप से घटित होने वाले शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों का नाम ही विकास है। मतलब व्यक्ति के जो जीवन संपूर्ण जीवन काल में जो क्रमिक रूप से जो शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं उसी को ही हम विकास कहते हैं। विकास जो होते हैं, विकासात्मक परिवर्तन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला मात्रात्मक परिवर्तन, दूसरा गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन में क्या होता है कि कुछ परिवर्तनों को उनके आकार या मात्रा के आधार पर पहचाना जाता है। ऐसे परिवर्तन को हम लोग मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और जो गुणात्मक परिवर्तन होता है, गुणात्मक परिवर्तन जो परिवर्तन गुणों के कारण पहचाने जाते हैं, मतलब गुण के कारण, उन्हें गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, देखो जैसे बालक के आकार, भार, मोटाई, ऊंचाई में होने वाले जो वृद्धि और कमी होती है उसको हम मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। गुणात्मक परिवर्तन में क्या होता है, जब जन्म के कुछ माह तक बच्चा जो है एक शब्द भी नहीं बोल पाता है, किंतु जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे वो बोलना सीखता है। फिर बोलने के बाद वह वाक्यों को अच्छे ढंग से व्यक्त करने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो यही जो विकसित होने की क्षमता है उसको ही हम लोग गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है विकास का अर्थ। विकास का अर्थ में क्या होता है, विकास एक शारीरिक पक्ष है, फिजिकल पक्ष है। इसके अंतर्गत गर्भावस्था, जब बच्चा गर्भ में रहता है, गर्भ से ही उसका विकास का क्रम शुरू हो जाता है। ठीक है, गर्भ में ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। तो गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक का समग्र अध्ययन जिसमें किया जाता है वही विकास कहलाता है। हार्लॉक नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि विकासात्मक मनोविज्ञान जो होता है वो मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत, मतलब मरने तक, जीवन के विभिन्न कालों में, उसके जीवन के विभिन्न कालों में होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं उनको ध्यान देते हुए उसका अध्ययन हम जिस शाखा पे करते हैं उसको ही विकासात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, फिर आता है विकास का तात्पर्य। विकास का तात्पर्य क्या होता है कि व्यक्ति व्यवस्थित एवं संगतिपूर्ण तरीके से परिवर्तनों का एक प्रगतिशील श्रृंखला में होना। मतलब जो व्यक्ति का जो परिवर्तन होता है वो वो व्यवस्थित और संगतिपूर्ण तरीके से जो होता है उसको ही विकास कहा जाता है। ठीक है, फिर इसमें गैसेल नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि विकास जो होता है एक कोरे संप्रत्यय से अधिक कुछ नहीं है और इसे किसी भी सीमा तक शरीर की रचना, शारीरिक क्रिया एवं व्यवहार की 3 मुख्य दृष्टिकोण से ही मापा जा सकता है। ठीक है, फिर दूसरे मनोवैज्ञानिक कान एवं साइमन ने कहा था कि आदमी का विकास जो होता है वो कभी भी स्थिर नहीं होता है, हमेशा परिवर्तनशील रहता है। जब तक वह जीवित रहता है, मृत्यु पर्यंत तक विकास जो होता है वह परिवर्तित रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रहता है। फिर कांगन मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि बाल्यावस्था जो होती है, मतलब मानव की जो बाल्यावस्था होती है, उस अवस्था के द्वारा ही व्यक्तित्व का मूल आधार होता है। व्यक्तित्व का जो मूल आधार होता है वो बाल्यावस्था ही होता है।
ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, मतलब उसकी हिस्ट्री, इतिहास कहाँ से, मतलब कहाँ से शुरू हुआ विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान का जो प्रारंभ है वह कहाँ से शुरू हुआ। जब प्रथम विश्व युद्ध मतलब 1914 से लेके 1919 के बीच में, 1914 से 1920 के समय में ही विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रारंभ हो चुका था। इसी समय बालकों एवं किशोरों के मनोविज्ञान व उनके व्यवहार संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाने लगा। फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 के बाद तक वयस्कों के विकासात्मक कार्यों व व्यवहारों के अध्ययन को विषय बनाया गया। ठीक है। फिर मतलब हम अपनी सुविधा के अनुसार इसको हम 4 भागों में विभक्त करते हैं। पहला प्रारंभिक युग। प्रारंभिक युग कब हुआ? ये ईसा पूर्व काल से लेकर 15वीं शताब्दी तक माना जाता है। ठीक है। इसमें क्या है, बालकों को आधार मानकर उनके श्लोकों की रचना की गई। मतलब बालकों को ही आधार माना, मतलब श्लोक के आधार पर उनकी रचना की गई। फिर सेकंड क्या होता है, पुनर्जागरण का युग। पुनर्जागरण युग में क्या हुआ, 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक आविष्कारों ने औद्योगिक विकास की दिशा में क्रांति लाई। जैसे कमेनियल, जॉन लॉक आदि ने शिशु के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया। इस युग में शिशु के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया। बाल साहित्य सृजन के माध्यम से बाल विकास की व्याख्या की। फिर तीसरा क्या है, उत्तर पुनर्जागरण युग। उत्तर पुनर्जागरण युग कब स्टार्ट हुआ, 18वीं शताब्दी में। ठीक है। ये है जीन जैक्स रूसो ने सामाजिक राजनीतिक क्रांति की दिशा में कार्य किया। ठीक है। फ्रेबेल और टाइडमैन ने विद्यालय, बालक व विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब इन सब वैज्ञानिकों ने ही उत्तर जागरण काल में विकासात्मक मनोविज्ञान के थोड़ा उसमें योगदान दिया, विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है। फिर चौथा क्या है, आधुनिक युग। आधुनिक युग कब से स्टार्ट हुआ, 20वीं शताब्दी में हलिंगवर्थ ने प्रतिभाशाली बालकों पर एक पुस्तक लिखी। फिर उसके बाद आए जीन पियाजे ने बालकों की भाषा और विचार पर शोध किया। ठीक है। फिर उसके बाद गैसेल और गुडनेफ एवं मैकार्थी ने भी विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में सराहनीय योगदान दिया। ठीक है। फिर एक जर्मन दार्शनिक कैरस ने भी व्यक्ति के जीवन प्रसार को 4 भागों में बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में विकसित किया। इसी प्रकार अपने अपने तरीके से मनोवैज्ञानिकों ने विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि की गई, शोध की अपनी तरफ से। ठीक है। फिर उसके बाद आता है विकासात्मक मनोविज्ञान का क्षेत्र। विकासात्मक मनोविज्ञान का क्षेत्र किस चीज़ में होता है, विकास की प्रक्रिया गर्भाधान से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत अविराम गति से चलती रहती है। अविराम गति से मतलब बिना रुके जीवन प्रयत्न चलती रहती है। इस प्रकार संपूर्ण जीवन में विकास एवं इससे संबंध सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान का क्षेत्र जो होता है, वो अत्यंत व्यापक होता है। ठीक है। फिर इसको फिर आता है विकास में होने वाले परिवर्तन क्या क्या होते हैं। विकास जो जीवित व क्रियाशील बने रहने के लिए हमें जीवित और क्रियाशील बने रहने के लिए यह आवश्यक होता है कि जीवन परिवर्तन होता रहे। अगर मान लो कि हम लोग स्थिर रह जाते हैं, मतलब कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, तो वह जीवन जीने लायक नहीं रहता है। मतलब कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन जरूरी होना चाहिए। जैसे यह परिवर्तन जैसे शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों, रसों, रासायनिक घटकों के निरंतर बदलाव के रूप में होते हैं। ठीक है। मतलब स्थिर नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन चाहिए। जैसे मानसिक विकास यदि रुक जाए तो बच्चा जो होता है वो आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाता है या विकलांग हो जाता है। तो इसीलिए जीवन परिवर्तन उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होने चाहिए। सबसे पहले ये 4 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है। आकार में परिवर्तन कैसे होता है, आकार में परिवर्तन होने के लिए उसके भार, उसकी लंबाई, चौड़ाई, इन सब के आधार पर उनको आकार में विभाजित किया जाता है। ठीक है।
जैसे कि आयु वृद्धि के साथ साथ बालकों में शरीर, हाथ, पैर, पीठ, पेट या सिर आदि के जो आकार में कुछ परिवर्तन होते हैं, ठीक है। साथ ही इसकी मोटाई, लंबाई, भार में भी परिवर्तन होता है। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं वो आकार में परिवर्तन होते हैं। दूसरा क्या होता है? अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन कैसे? प्राणी के सभी अंग एक समान गति से परिवर्तनशील नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? प्राणी का जो सभी अंग होते हैं, सभी अंग जो होते हैं वो समान गति से प्रगतिशील नहीं होता है। मतलब उसमें असमान गति से परिवर्तनशील होता है। समान गति से हर मनुष्य का अपना अपना वो होता है, अपना अपना लेवल होता है कि उसमें उसके आधार पर एक परिपक्वता, परिवर्तनशीलता पाई जाती है। ये सभी प्रकार, इसी कारण बालक के सभी अंगों के विकास में कोई निश्चित अनुपात नहीं पाया जाता है। सभी अंगों के विकास में एक निश्चित अनुपात नहीं पाया जाता है। मतलब अंगों के आकार मात्र में परिवर्तन नहीं होते, बल्कि उसके शरीर के अनुपातों में भी परिवर्तन घटित हुआ करता है, ठीक है। ये आता है, फिर आता है पुरानी आकृतियों का लोप। फिर पुरानी आकृतियों का लोप, उसमें क्या परिवर्तन होता है? जैसे कि विकास के अंतर्गत आने वाले परिवर्तन में कुछ पुरानी आकृतियों का लोप मुख्य माना जाता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसके दूध के दांतों का गिरना इसका स्पष्ट उदाहरण है। इस प्रकार जैसे कि भौतिक आकृतियों में कैसे होता है, जैसे थाइमस, पीनियल ग्रंथियों का लोप। मतलब जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसकी थाइमस ग्रंथि और पीनियल ग्रंथियों का लोप हो जाता है, मतलब वो समाप्त हो जाती हैं। जैसे जैसे इसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो वह भी लोप हो जाता है उसका, ये थाइमस और पीनियल ग्रंथि, ठीक है। इसी तरह पुरानी आकृतियों का लोप हो जाता है। और नवीन आकृतियों, फिर चौथा क्या है? नवीन आकृतियों की प्राप्ति। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, नए नए आकृतियों का सृजन होता है। जैसे कि दूध के दांत के स्थान पर उसके स्थायी दांतों का निकलना, यौन संबंधी लक्षणों की प्राप्ति, जैसे बालकों में दाढ़ी मूंछों का निकलना, आवाज़ में मोटापन होना, आवाज़ में सुरीलापन, और बालिकाओं में क्या होता है? मासिक धर्म, आवाज़ में सुरीलापन और शरीर में कमनीयता आदि जो होते हैं नवीन लक्षणों के उदाहरण हैं। इस प्रकार क्या होता है? इस प्रकार व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से उनके आकार, अनुपात और पुरानी आकृतियों के लोप में और नवीन आकृति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है विकास की गति का महत्व। विकास की गति के महत्व में क्या होता है? बालक के व्यवहार एवं समायोजन के साथ गहरा संबंध पाया जाता है, ठीक है। गहरा संबंध पाया जाता है। यदि विकास क्रम में किसी बालक के शारीरिक व मानसिक परिवर्तन सामान्य ढंग से होते रहते हैं तो वह बालक जो होता है, यदि सामान्य ढंग से होता रहता है तो बालक मतलब वातावरण के साथ समायोजित हो जाता है, ठीक है। यदि वह सामाजिक और मानसिक रूप से शिथिल हो जाए, मतलब सामाजिक विकास पूर्ण रूप से होने के बाद, सामाजिक एवं मानसिक विकास पूर्ण हो जाने के बाद भी मानसिक विकास में की गति जो होती है शिथिल ही रहे, तो उसमें क्या होता है कि वह अन्य बालकों के बीच हीन भावना की अनुभूति करता है। जैसे कि बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो जाता है और अपराध प्रवृत्ति को जन्म देता है, इस प्रकार के कारण हो जाते हैं, ठीक है। इस कारण बालक के जो शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं वह सामान्य ढंग से होते रहने चाहिए विकसित, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वृद्धि का अर्थ। वृद्धि का अर्थ में क्या होता है कि वृद्धि मतलब ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है? जन्म के बाद शिशु के आकार, भार आदि में पोषाहार व उचित देखभाल से वृद्धि आती है। वह शारीरिक परिपक्वता के स्तर को प्राप्त करता है। ऐसी शारीरिक वृद्धि प्रत्येक प्राणी में पाई जाती है। वृद्धि जो होती है सार्वभौमिक होती है, ठीक है। और गैसेल के अनुसार बुद्धि जो होती है एक ऐसी जटिल संवेदनशील प्रक्रिया है जिसमें प्रबल स्थिरता लाने वाले कारक केवल बाह्य ही नहीं अपितु आंतरिक भी होते हैं, ठीक है, जो प्रतिमान और बुद्धि की दिशा में संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है। जो बुद्धि होती है ना उसमें भौतिक एवं दैहिक परिवर्तन दोनों आते हैं। फिर उसके बाद आता है विकास एवं वृद्धि में अंतर। इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखो, वृद्धि जो होती है
वो केवल शारीरिक होता है। अभी हमने बताया ना, केवल शारीरिक वृद्धि होती है। और जो विकास होता है वो शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक रूप से भी जो परिवर्तन आता है, जैसे संवेगात्मक, नैतिकता, सामाजिकता आदि जो परिवर्तन होते हैं वो विकास के अंतर्गत आते हैं। और सेकंड क्या होता है, वृद्धि जो होती है एक निश्चित सीमा के बाद रुक जाती है, मतलब एक निश्चित सीमा आने के बाद वह वृद्धि जो होती है समाप्त हो जाती है, फिर उसके बाद उसका विकास परिवर्तन नहीं हो पाता है। और विकास जो होता है वो एक जीवन पर्यंत चलता रहता है, मतलब वो कंटिन्यू, जब तक इंसान मर नहीं जाता तब तक वह कंटिन्यूअस चलता जाता है विकास। और थर्ड क्या होता है, वृद्धि जो होती है एक मात्रात्मक होती है, केवल मात्रात्मक होती है, केवल मतलब गुण क्या मात्रात्मक मतलब आयु, शारीरिक ऊंचाई, मोटाई आदि जो मात्रात्मक, केवल मात्रात्मक परिवर्तन ही होता है। और जो विकास होता है वो मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक, गुणों में भी जो परिवर्तन होते हैं उसको विकास कहते हैं। फोर, वृद्धि शारीरिक की संरचना में सुधार कहा जाता है, मतलब जो शरीर की रचना होती है उसमें जो सुधार होते हैं, जो त्रुटियां होती हैं उनको जो सुधार किया जाता है, उनमें जो सुधार किया जाता है वो वृद्धि के अंतर्गत आता है। और विकास में क्या होता है, व्यवहार के परिवर्तन को, मतलब किसी के मतलब बिहेव को यदि चेंज करने के लिए कहा जाता है तो उसमें विकास कहा जाता है, उसको विकास कहा जाता है। वृद्धि का जो होता है मापन संभव होता है, उसको मेजर मतलब मापा जा सकता है। और विकास जो होता है, विकास को कभी भी मापा नहीं जा सकता, उसको शुद्ध मापन कभी भी संभव नहीं होता है, उसको कभी भी नापा नहीं जा सकता। और वृद्धि जो होती है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, ठीक है। और जो विकास होता है वो बायोलॉजिकल के साथ साथ इन्वायरमेंटल प्रक्रिया का भी परिणाम होता है, ठीक है। वृद्धि के द्वारा विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और विकास में क्या होता है, पर्याप्त वृद्धि के बिना भी संभव हो सकता है, मतलब वृद्धि के बिना भी विकास हो सकता है। और जो वृद्धि होती है वो विकास के बिना संभव नहीं है। ये वृद्धि जो होता है विकास का ही एक अंश होता है। विकास क्या होता है, एक संपूर्णता का सूचक होता है, ठीक है। ये हुए